हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। सही है, हम लोग सारे के सारे लेसन हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड के साइंस एंड कॉमर्स के। सही है, साइंस एंड कॉमर्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत वेल एक्सपीरियंस टीचर्स है जो आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इस चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सही है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं बच्चों बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, और 12th बायोलॉजी की हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था 8th लेसन जिसका नाम क्या है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। और बहुत बातें की हम लोग ने इस लेसन में बहुत चीजें हम लोग ने कंप्लीट कर रखी है। दिस इज द लेक्चर नंबर 10th, समझ रहे हो, ये 10वां लेक्चर है। मतलब इसके पहले 9 लेक्चर हम लोग ने मैंने आप लोग को दे दिया और काफी बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। आप लोग को पता ही है मेरे लेक्चर छोटे होते का है। सही है, तो बहुत सारी बातें हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर रखी है। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो आज हम लोग को मेनली बच्चों कंडक्टिंग सिस्टम समझना है हमारे हार्ट का। हार्ट के अंदर आखिरकार कैसे हार्ट के अंदर कंडक्शन होता है, ठीक है, कैसे हार्ट खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे रिलैक्स करता है, कौन कौन से इसमें सिग्नल्स काम करते हैं, वो सारी चीजें देखना है। फिर एक वर्ड दिया हुआ है मायोजेनिक ऑर्गन, दैट हार्ट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन। अब ऐसा क्यों कहा जाता है हार्ट को कि हार्ट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। सही है, तो बहुत सारी बातें आज हम लोग को समझनी है। और फिर हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। तो कुछ चीजें हैं जो बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर में खत्म करनी है, और बेसिकली इस लेसन को भी आज के लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे जहां तक है। सही है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, यानी जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो जरूर से जाकर प्ले स्टोर के ऊपर या फिर अगर आप एप्पल यूज करते हो तो ऐप स्टोर के ऊपर इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप लोग को नोट्स मिलते रहेंगे, आप लोग को क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ इस ऐप के ऊपर हमारा विश्वास बैच चल रहा है 10th स्टैंडर्ड के लिए। सही है, तो अगर आपको कोई भाई बहन या फिर अगर आपके कोई भी रिलेटिव जो 10th स्टैंडर्ड में है, उनको उस बैच में आप ज्वाइन करा सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहा है आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए, और आप लोगों को पता है कि 10th का बोर्ड बहुत ही नजदीक है। सही है, तो एनरोल जरूर से हो जाना। अगर आप लोग को बायोलॉजी में कोई डाउट होता है बच्चों, तो आप लोग इस इंस्टाग्राम पे, जो मेरा इंस्टाग्राम पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे आके मुझसे अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो। बहुत सारे बच्चे वहां पे मुझे मैसेज करते हैं, सो आप भी वो फायदा उठा सकते हो। क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया है। अभी तक हम लोग ने हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया था, हार्ट कैसा दिखता है, हार्ट की वॉल कौन कौन सी है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, सब कुछ हम लोग ने बातें कर लिया था। सही है, आई होप आप लोग सारे लेक्चर्स देख कर आ रहे हो यहाँ पे, और जितनी जितनी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं उसके आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। सही है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से सब कुछ याद नहीं होने वाला, समझ में आ जाएगा आप लोग को, बट याद रखने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सही है, तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिखवाता हूं उसे अपने बुक में लिखा करो। सही है, उसे टेक्स्ट बुक से रीड किया करो, और क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं ना, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उसके आंसर्स फॉर्म करने की कोशिश किया करो। ठीक है, उसके आंसर्स कैसे आप फ्रेम करोगे, आपकी जितनी भी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा ट्राई किया करो, समझ लो, तभी आपका एग्जाम ज्यादा अच्छा जाएगा। क्लियर है, अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोग को। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी बातें कर रखी है। देखो आज मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमें करना है, इसे हमें कंप्लीट करना है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आप लोग को हार्ट के बारे में ये कुछ डायग्राम बना के बताया था, जिसमें ये अपना राइट साइड था, ये अपना लेफ्ट साइड था। ऊपर वाले हार्ट के चेंबर को बच्चों हम लोग एट्रियम कहते हैं। तो ये वाला इसका राइट एट्रियम, ये वाला इसका लेफ्ट एट्रियम। सही है, एट्रियम क्या करता है बच्चों, एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, एट्रियम क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर मैं राइट एट्रियम की बात करूं तो राइट एट्रियम क्या करता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, बॉडी से ना आएगा। ठीक है, बॉडीज क्या कर रही है, ऑक्सीजन का यूज कर ले रही है, जो सेल्स है हमारे बॉडी में वो ऑक्सीजन का यूज कर ले रहे हैं। तो जो बचा हुआ ब्लड है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, इस राइट एट्रियम में जाएगा। कहां पे जाएगा बच्चों, इस राइट एट्रियम में। सही है, और इन्हें दो बड़ी बड़ी ट्यूब्स लेकर आती हैं जिन्हें हम लोग वेना कावा कहते हैं। सही है, अब जो ट्यूब नीचे से आ रही है उसे हम लोग इंफीरियर वेना कावा कहेंगे, और जो ट्यूब ऊपर से आ रही है, हमारे ऊपर साइड से ब्लड लेकर आ रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना कावा। सही है, तो दो वेना कावा यहां पे प्रेजेंट है। जनरली ब्लड को रिसीव करता है कौन, आपका राइट एट्रियम। सही है, सिमिलरली आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वो भी ब्लड रिसीव करता है, बट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कौन सा ब्लड रिसीव करता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से रिसीव करेगा, लंग से। ठीक है, लंग से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, लंग से जो पल्मोनरी वेन से, ये आपकी पल्मोनरी वेन है ना, ये वाला दिस इज द पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से जो भी आपका, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, सही है, तो पल्मोनरी वेन से जो भी ब्लड आ रहा है इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे रिसीव होगा, दैट इज लेफ्ट एट्रियम में रिसीव होगा। क्लियर है, और लेफ्ट एट्रियम से इसे पुश कहां किया जाएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल में। सिमिलरली इस राइट एट्रियम का ब्लड कहां पुश किया जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। सही है, तो ये दोनों काम एक साथ होते हैं, दोनों एट्रियम में ब्लड एक साथ फ्यूज होते हैं, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड, यहां पे ऑक्सीजनेटेड। सही है, फिर ये दोनों कहां एक ही साथ कहां जाएंगे बच्चों? वेंट्रिकल में अंदर, और वेंट्रिकल एक ही साथ पंप होंगे। तो आपका जो वेंट्रिकल है वो दोनों क्या होगा? एक ही साथ पंप होगा। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से आपके पूरे बॉडी में चला जाएगा। सही है, और यहां से ये ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यहां से पल्मोनरी आर्टरी से कहां चला जाएगा? ये लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेशन होने के लिए, और ये साइकिल दिन भर रिपीट होती रहती है। यही सिखाया था मैंने आप लोग को। सही है, अब इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, मैंने आप लोग को बताया था ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होती थी, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल होती थी, दुनिया भर की चीजें थे ना। यहाँ पे बहुत सारे मसल्स होते थे, बहुत सारे मैंने आप लोगों को बताया था छोटे छोटे थ्रेड लाइक ऑर्गन होते थे, कॉर्डी टेंडिने करके, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखी है। चलो अभी हम लोग को स्टार्ट करना है बच्चों, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आखिरकार हार्ट कंडक्ट कैसे करता है? जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो भी रिलैक्सेशन हो रहा है, वो आखिरकार कैसे होता है एक हार्ट के अंदर? देखो, हार्ट जो है बच्चों वो मसल से बना हुआ है, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे मसल्स है। जनरली 3 प्रकार के मसल्स है हमारे बॉडी में। एक है स्मूथ मसल, ध्यान से देखेंगे हमारे बॉडी में बच्चों टोटल 3 प्रकार के मसल्स मिलते हैं। एक है स्मूथ मसल, एक है स्केलेटन मसल, और एक है बच्चों कार्डियक मसल। समझ रहे हो? एक क्या है आपका? कार्डियक मसल। सही है, ये 3 प्रकार के मसल हमारे बॉडी में मिलते हैं। स्मूथ मसल मतलब क्या? स्मूथ मसल मतलब वो मसल्स बच्चों जिसे आप अपने विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग आप मूव नहीं कर सकते, ऐसे मसल को हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं। जैसे आपका स्टमक स्मूथ मसल से बना हुआ है, क्या आप अपने स्टमक को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप अपने स्टमक को अंदर से ऐसे दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते ना। आप लोग सोचो कि यार मैं बहुत ज्यादा डाइजेशन करा दूंगा आज, ठीक है, इतना डाइजेशन करा दूंगा कि यार किसी ने सोची ना होगी। समझ रहे हो? तो इतना डाइजेशन करा सकते हो कि आप नहीं करा सकते, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल द स्मूथ मसल। आप अपने स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। समझ में आ रही बात? तो ऐसे मसल जिन्हें आप अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, दीज आर द स्मूथ मसल। वही अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करूं बच्चों, स्केलेटल मसल्स मतलब वो मसल जिसे आप अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, और जो आपके बोन्स पे लगा रहता है, स्केलेटन पे लगा रहता है। स्केलेटन मतलब क्या? आपके बोन्स ना। तो जो मसल्स आपके हड्डियों पे लगी हुई है, जिसे आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पा रहे हो, सही है, ऐसे मसल्स को स्केलेटल मसल कहते हैं। जैसे देखो मैं अपनी बाजुओं को हिला पा रहा हूं, तो यहाँ पे बाइसेप है, यहाँ पे ट्राइसेप है, सही है, इन मसल्स को क्या बोलेंगे? दीज आर द स्केलेटल मसल्स। सही है, मेरी जो टंग है, टंग इज ऑल्सो अ स्केलेटल मसल। समझ रहे हो? तो जो भी मसल को मैं अपने विल के अकॉर्डिंग मूव कर पा रहा हूं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू स्केलेटल मसल। क्लियर है? तो 2 मसल के बारे में आप लोग को पता है। अब एक स्पेशल मसल है जो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है बच्चों, दिस इज नोन एज कार्डियक मसल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। क्लियर है? अब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती तो होती कैसे है? हाउ द सेल या फिर हाउ द मसल्स ऑफ द सेल आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? देखो, मान लो ये कोई स्केलेटल मसल है, मान लो ये मेरे बाइसेप वाली स्केलेटल मसल है जो कि यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी? एक्चुअल में बच्चों इसको कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल आता है। किसकी तरफ से सिग्नल आता है? इसको कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल आता है बच्चों न्यूरॉन्स की तरफ से। याद है ना, आप लोग को पता होगा कि हमारे ब्रेन में ऐसे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। तो डायग्राम तो बहुत बेकार बन गया है, बट कोई बात नहीं, ऐसे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और ये उसके एक्सॉन्स होते हैं। सही है, दीज आर द न्यूरॉन्स, दीज आर द ब्रेन सेल्स। अब ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों ये न्यूरॉन्स कुछ यहाँ पे से केमिकल रिलीज कर देते हैं। दीज केमिकल्स आर न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो केमिकल्स है, दीज केमिकल्स आर नथिंग बट अ न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर आके हर सेल के इस सेल के ऊपर लग जाता है। कैसे लगेगा? बिकॉज इस सेल के पास ना इसके रिसेप्टर है। इस सेल के पास क्या है? इस न्यूरोट्रांसमीटर के क्या है? रिसेप्टर है। सही है, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है ना बच्चों, ये आके इसके ऊपर लग जाएगा, या के ऊपर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। जैसे ही, ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर आके वो इसके ऊपर स्टिक हुआ, इसको सिग्नल मिल जाता है भैया कॉन्ट्रैक्ट करने का। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करता कैसे? कॉन्ट्रैक्ट करता कैसे है? इस सेल के आजू बाजू जितना भी सोडियम प्रेजेंट है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी Na+ मतलब क्या? जितना भी सोडियम आयन प्रेजेंट है वो सब मूव करने लगता है किसके अंदर? आपके सेल के अंदर। अब ये क्यों मूव किया भैया? कैसे मूव किया? ये इस तरीके से मूव करता है बच्चों, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर इसके रिसेप्टर पे लगता है, ये रिसेप्टर में लगने के बाद ये इसकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, इस सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देता है। परमिएबल मतलब क्या? कि कुछ चीज अभी तक सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही थी,
बट इस रिसेप्टर के लगने के पास सेल मेम्ब्रेन उस चीज को अलाउ करने लग रही है, समझ रहे हो? तो क्या अलाउ हो गया? ये आयंस अलाउ हो गए, समझ रहे हो? तो ये आयंस फटाफट कहां आ गए? इसके अंदर आ गए, समझ रहे हो? आयंस कहां पे आ गया? इसके अंदर आ गए। तो अब इस सेल के अंदर क्या आ गया? अब इस सेल के अंदर क्या आ गया? Na+, के अंदर क्या आ गया? Na+। दिस इज द सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अब होगा क्या? हम लोग को पता है, देखो आप सबको पता होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली मिलती है बच्चों, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पता है, सेल के अंदर ऐसे एक सेल ऑर्गेनेली बैठी रहती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस Na को पकड़ेगा और जितना Na आया है उसके इन्फ्लुएंस में एक कैल्शियम रिलीज करेगा। मतलब अगर एक Na आया है तो एक कैल्शियम रिलीज करेगा, 2 Na आया है तो 2 Na कैल्शियम रिलीज करेगा, और इन कैल्शियम की वजह से ये जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ रहे? ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा? इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सेल का क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। ये सेल का क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। सही है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन एवरी टाइप ऑफ मसल। हर मसल्स में ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है सिवाय कार्डियक मसल के। कार्डियक मसल एक स्पेशल चीज है। ये इतना समझा? ये इतना समझा? वापस बताओ एक बार, क्या होता है, कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन? बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन होता है हमेशा सिग्नल से। सिग्नल कौन देता है? न्यूरॉन। ठीक है, सिग्नल कौन देता है? न्यूरॉन। यहां पे ई लगा देना, सही है? न्यूरॉन्स हमेशा क्या देते हैं? सिग्नल देते हैं। सिग्नल कैसे देते हैं बच्चों? ये एक केमिकल रिलीज करते हैं एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। ये जो एक्सॉन वाला एंड है ना न्यूरॉन्स में, ये वाला एंड को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। तो इस एक्सॉन से लोग क्या रिलीज करते हैं? कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। दीज केमिकल्स आर नथिंग बट अ न्यूरोट्रांसमीटर। सो इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इन्होंने रिलीज कर दिया। किसके ऊपर रिलीज किया? इस सेल के ऊपर रिलीज किया। अब इस सेल के पास पहले से क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर। दिख रहा है जो येलो कलर बनाया है? दीज आर द रिसेप्टर। समझ लो, जब तक रिसेप्टर नहीं होगा तब तक वो न्यूरोट्रांसमीटर उस सेल के ऊपर एक्ट ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? तो ये रिसेप्टर बहुत जरूरी है। जैसे ही ये रिसेप्टर इसके ऊपर आगे लगे, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स ने क्या किया? इस सेल की मेम्ब्रेन को बच्चों परमिएबल बना दिया। अभी तक कुछ चीजें इस सेल की मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही थी, बट अब वो अलाउ कर दी गई है बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल। समझ रहे हो? तो जिसकी वजह से क्या होगा? इस सेल के बाहर जितना भी सोडियम प्रेजेंट होगा वो सारा का सोडियम क्या हो जाएगा? इस सेल के अंदर आ जाएगा। सही है? सारा का सारा सोडियम कहां आ जाएगा बच्चों? इस सेल के अंदर चला जाएगा। जैसे ये सेल के अंदर गया, ये किसके ऊपर लग जाएगा? दैट इज आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और इसकी वजह से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करने लगेगा? कैल्शियम। और इसके इन्फ्लुएंस में आपका ये जो सेल है वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? इतना समझ लो। बाकी की चीजें असली अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन बच्चों हम लोग न्यूरॉन वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। उसके अंदर बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, बहुत चीजें दी हुई है। सही है? तो वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे। बट अभी इतना समझ लो कि व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन। सही है? इस चीज को बच्चों हम लोग डीपोलराइजेशन कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब क्या? हाँ सुनो, पोलराइजेशन। क्लियर है? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब क्या? कि हम लोग ने पोलराइजेशन कम कर दिया है। पहले पोलराइजेशन मतलब क्या? पोलराइजेशन पता हो ना? अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो पता होगा। नहीं पता? बताता हूं। देखो क्या होता है, बाहर चार्ज ज्यादा है, अंदर चार्ज कम है। सही है? बाहर चार्ज ज्यादा है, अंदर चार्ज कम है। तो जब चार्ज कम ज्यादा होता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। बाहर चार्ज क्या है? चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी ना। अगर चार्ज है कहीं पे मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो बाहर चार्ज ज्यादा है, अंदर चार्ज कम है, तो इसका मतलब दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे ही ये अंदर चला जाएगा, देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब मैं बोल सकता हूं वहां पे पोलराइजेशन है। जहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब वहां पे क्या है? पोलराइजेशन है। दो पोल्स बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही यहां के चार्ज अंदर जाने लगे, यहां के चार्ज अंदर जाने लगे, तो चार्ज का डिफरेंस क्या होने लगा? कम होने लगा ना। चार्ज का डिफरेंस क्या हो गया? कम होने लगा, मतलब पोलराइजेशन कम होने लगी। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। समझ लो? डीपोलराइजेशन मतलब क्या? जहां पे पोलराइजेशन कम होने लग रही है बच्चों, जहां पे पोलराइजेशन कम होने लग रही है। सही है? एंड डीपोलराइजेशन इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक, जब मसल्स का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसी टाइम पे आपका क्या होगा? डीपोलराइजेशन। ये याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है बच्चों। डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, हमेशा याद रखना है। डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्लियर है? तो ये आपका सेल हो गया है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड सेल। सही है? अब क्या होगा? अब आपके सेल्स को रिलैक्स भी तो करना है। अब इन सेल्स को क्या करना है? रिलैक्स करना है। हमेशा तो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे नहीं ना, इन्हें थोड़ा टाइम बाद रिलैक्स भी करना पड़ेगा भैया। तो रिलैक्स कैसे करेंगे? देखो, रिलैक्स ऐसा नहीं होगा कि भैया सोडियम को बाहर भेज दिया जाए,
रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस सेल के बाहर पोटेशियम पड़ा हुआ है, इस सेल के बाहर क्या नहीं सॉरी इस सेल के अंदर पोटेशियम पड़ा हुआ है, इस सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पोटेशियम। एक्चुअली जो पोटेशियम है ना बच्चों, सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो आयन है वो पोटेशियम है, समझ लो। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी सेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा आयन पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, पोटेशियम पाया जाता है, सही है। तो इस सेल के अंदर सोडियम तो घुस गया था, पर इस सेल के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है। नाउ पोटेशियम इज आल्सो एन चार्ज, सही है। तो जब इसको रिलैक्सेशन करना होगा बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, जब इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा पता है, ये अपने इस पोटेशियम को बाहर निकाल देगा, अपने इस पोटेशियम को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो देखो पहले क्या हुआ था, पोलराइजेशन कम हुआ था बिटवीन आउटसाइड एंड बिटवीन इनसाइड, सेल के बाहर और सेल के अंदर पोलराइजेशन क्या हो गया था, कम हो गया था, बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द सेल। बट अब क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल बाहर भाग रहे हैं, तो पोलराइजेशन वापस बढ़ जाएगी, पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, वापस बढ़ जाएगी। इस वापस पे थोड़ा सा फोकस करो, जो वापस वर्ड बोल रहा हूं ना, इस पे फोकस करो। क्यों, क्योंकि पहले ऑलरेडी पोलराइजेशन थी, सही है, हम लोग ने कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको डीपोलराइज कर दिया, पोलराइजेशन कम कर दी, सही बात है। और बाद में जब ये सेल कॉन्ट्रैक्ट था तो मैंने क्या किया, इसके अंदर से पोटेशियम बाहर निकाल दिया, इसके अंदर से मैंने क्या किया, पोटेशियम बाहर निकाल दिया। जब पोटेशियम बाहर निकल गया सेल से, तो वापस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, वापस पोलराइजेशन हो गया। इस स्टेप को हम लोग कहेंगे रीपोलराइजेशन, समझ रहे हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। री मतलब वापस, समझ रहे हो, री मतलब क्या, वापस पोलराइजेशन हो गया। तो जैसे ही रीपोलराइजेशन होगा, ये बाहर निकलेगा, आपका सेल वापस क्या हो जाएगा बच्चों, रिलैक्स हो जाएगा और बड़ा सा बन जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हो। सो आपका रीपोलराइजेशन मतलब क्या, रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखना, आर से रीपोलराइजेशन, आर से रिलैक्सेशन, समझ रहे हो। जहां पे भी रीपोलराइजेशन होगा वहां पे भी क्या होगा, हमेशा वहां पे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, आपका सेल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, सही बात है। सो दिस इज ऑल द मैकेनिज्म, ये पूरा मैकेनिज्म है कैसे आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। कभी भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, वो डीपोलराइजेशन, और रिलैक्सेशन के लिए क्या होगा, रीपोलराइजेशन। क्लियर है, ये दो वर्ड हमेशा याद में रखना, और इन दोनों से क्या हो रहा है वो भी थोड़ा सा याद में रखना। क्लियर है, ये आर आर याद हो जाएगा, आर से रीपोलराइजेशन, आर से रिलैक्सेशन, ये याद हो जाएगा, ये तो फिर याद करना इजी हो जाएगा, सही है। यहां पे रिलैक्सेशन होगा तो यहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किससे होगा बच्चों, डीपोलराइजेशन से। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, ये तो बात हम लोग ने समझ ली कि बाकी के सेल्स कैसे, बाकी के मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बट अगर मैं हार्ट की बात करूं बच्चों, तो हार्ट के लिए एक स्पेशल चीज दी हुई है, एक स्पेशल लाइन दी हुई है, दैट ह्यूमन हार्ट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट क्या है बच्चों, मायोजेनिक ऑर्गन है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट क्या है बच्चों, मायोजेनिक ऑर्गन है। नाउ व्हाट इज मीन बाय मायोजेनिक, अभी तक हम लोग ने जो भी देखा, अभी तक हम लोग ने जो भी कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, वो किसके वजह से हो रहा था, वो हो रहा था इस न्यूरॉन के वजह से। अगर ये न्यूरॉन ना होता तो क्या ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता, नहीं करता। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं करता तो क्या न्यूरोट्रांसमीटर आके इस रिसेप्टर पे लगते, नहीं लगते। अगर वो इनके ऊपर नहीं लगते तो क्या ये सेल वॉल परमिएबल बनती, नहीं बनती ना। और अगर ये परमिएबल नहीं बनती तो सोडियम अंदर आ ही नहीं पाते और डीपोलराइजेशन होती ही नहीं, समझ रहे हो। तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं, सही है। तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, ये न्यूरॉन करवा रहा है। ये न्यूरॉन है मास्टर मॉलिक्यूल, ये न्यूरॉन चीफ है, हेड है, जो क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। बट हार्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आप हार्ट की बात करो ना, सो हार्ट कभी भी न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हार्ट के पास कुछ अपने ही एक बहुत एडवांस टाइप के सेल्स होते हैं जो खुद से ही कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। हार्ट के पास जो सेल्स होते हैं ना बच्चों, वो खुद से ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो हार्ट को कभी भी न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। दैट्स व्हाई इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन। मायोजेनिक मतलब क्या, कि ये सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इनको न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं कार्डियक मसल्स के सेल्स को बनाऊं, कार्डियक मसल्स है ना, हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्डियक मसल्स है। अगर इनके सेल्स को बनाओ तो सेल्स का शेप कैसा होता है पता है, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसा होता है, ऐसे ब्रांच होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप का। ये एक सेल है, दिस इज वन सेल, ठीक है। और यहां पे कहीं इसका न्यूक्लियस पड़ा होगा, ये एक सेल है बच्चों, सही है। सिमिलरली मान लो यहां पे दूसरा सेल पड़ा हुआ है,
यहाँ पे कहीं दूसरा सेल पड़ा हुआ है, समझ रहे हो? कुछ इस प्रकार का सेल आप लोग को देखने मिलता है कार्डियक के पास, ठीक है। आपका जो कार्डियक मसल्स है उनके अंदर कुछ इस प्रकार का सेल आप लोग को देखने मिलता है। इसका न्यूक्लियस मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है, सही है। अब बच्चों इन दोनों, अब जो कार्डियक सेल्स है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक टनल रहता है। टनल, टनल समझते हो? मतलब इन दोनों के बीच में एक होल है, सही है। कोई भी चीज अगर यहाँ प्रेजेंट है तो वो यहाँ जा सकती है, और यहाँ प्रेजेंट है तो वो यहाँ जा सकती है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक होल प्रेजेंट है, समझ रहे हो? इस होल को बच्चों हम लोग कहते हैं गैप जंक्शन, व्हाट वी कॉल। ये जो होल है जहां से आपका एक सेल से चीजें दूसरे सेल जा सकती हैं और दूसरे सेल से चीजें पहले सेल में आ सकती हैं, दिस इज नथिंग बट अ गैप जंक्शन, समझ रहे हो? दिस इज नथिंग बट अ गैप जंक्शन। मतलब अगर यहां पे, अगर मान लो इस सेल में कॉन्ट्रैक्शन हुई, मान लो एग्जांपल के थ्रू इस सेल में क्या हुई? कॉन्ट्रैक्शन हुई। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या? कि जो भी सोडियम बाहर प्रेजेंट था, जो भी सोडियम बाहर प्रेजेंट था वो कहां जाएगा? अंदर आ जाएगा। वो सोडियम कहां जाएगा बच्चों? अंदर आ जाएगा। यहां पे सोडियम आ गया, सही है। अब यहां पे सोडियम आ गया तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, वहां से कैल्शियम रिलीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा। पर ये सोडियम बच्चों यहां से गैप जंक्शन के थ्रू यहां भी ट्रैवल कर सकता है, समझ रहे हैं? और ये सोडियम यहां भी जा सकता है। इसका मतलब ये इसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मतलब अगर एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो उसके बाजू वाले को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सिमिलरली यहां पे भी गैप जंक्शन प्रेजेंट होगा। तो जितने भी आपके सेल्स हैं, जितने भी आपके सेल्स हैं उनके अंदर गैप जंक्शन देखने के लिए मिलता है आपके कार्डियक मसल्स। क्लियर है? अब मायोजेनिक का क्या, ध्यान से सुनो। मान लो दिस इज अ हार्ट, मान लो ये एक हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है आपका? हार्ट, सही है। हार्ट का ये बाजू क्या है? लेफ्ट साइड। हार्ट का ये बाजू क्या है? राइट साइड। क्लियर है? हार्ट का ये बाजू क्या है? लेफ्ट साइड। ये बाजू क्या है? राइट साइड। एग्री करते हो? नहीं, मैं भी नहीं करता क्योंकि गलत बना दिया ना मैंने। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। अब सही है? ये क्या है? राइट, ये क्या है? लेफ्ट, क्योंकि आप ऐसे स्टडी करो ना हार्ट को। अब अगर ये राइट है सो दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको बात बताई थी कि हार्ट के पास कुछ ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ऑटो एक्साइटेबल सेल मतलब क्या? यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल। मतलब ऐसे सेल्स बच्चों जो खुद से क्या कर सकते हैं? जो खुद से कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए न्यूरॉन्स के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सही है। कभी कभी आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा या फिर किसी हॉरर मूवी में देखा होगा कि भूत क्या करता है पता है? किसी पर्सन का ना हार्ट निकाल लेता है, उसका दिल निकाल लेता है। और जब वो उसके दिल को निकालता है उसके हाथ में, वो हार्ट ना थोड़े टाइम तक ऐसे बम, देखा ऐसे बम बम करता रहता है, बम्प होता रहता है, पंप होता रहता है। देखा है कभी? ऐसा क्यों हो रहा है वो? क्योंकि उसको पंप होने के लिए किसी न्यूरॉन के सिग्नल की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही पंप हो सकता है। तो कुछ टाइम तक जब तक उसके पास ऑक्सीजन है तब तक वो क्या कर रहा है? खुद से ही पंपिंग कर रहा है, समझ रहे हो? तो मतलब इसके पास कुछ ऑटो एक्साइटेबल सेल है। ऑटो एक्साइटेबल सेल मतलब क्या? जो खुद से एक्साइट हो सकते हैं, जिनको किसी की भी जरूरत नहीं होती, सही है। तो कुछ यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इस हार्ट में, कुछ यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। हम लोग को पता है, देखो ये पूरा का पूरा सेल किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है, सही है। सबसे बाहर यहाँ पे एपिकार्डियम लगा होता है, बीच में आपका मायोकार्डियम होता है, पढ़ा है ना मैंने। बीच में क्या है? मायोकार्डियम, और लास्ट में यहाँ पे एंडोकार्डियम। यहाँ पे एंडोकार्डियम की लेयर होती है यहाँ पे ऐसे। ये सब मैंने आप लोग को पढ़ा है इसके पहले वाले लेक्चर्स में, सही बात है, सही बात है। ये सब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा है। दिस आर द एंडोकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम है। अब मायोकार्डियम में मतलब क्या है? यहाँ पे भी सेल्स है, सही है। मैं अब वैसे सेल्स बना नहीं रहा हूँ। एक्चुअल में सेल्स कैसे होते हैं? ऐसे दिखते हैं, सही है। एक्चुअल में सेल्स कैसे होते हैं? इस तरीके के दिखते हैं। बट अभी मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ। दीज आर द सेल्स जो कि कहाँ प्रेजेंट है? आपके हार्ट में प्रेजेंट है, सही बात है। आपके हार्ट में कुछ इस प्रकार के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? कहाँ प्रेजेंट है? ये मायोकार्डियम में प्रेजेंट है। और इन सब के पास गैप जंक्शन है। सबके पास क्या है भैया? गैप जंक्शन है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है ये, सही बात है ना। एक दूसरे से क्या है? ये कनेक्टेड है, सही है। अब यहां पे बच्चों कुछ सेल्स बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, कुछ सेल बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाते हैं और उनके पास ये पावर आ जाती है ना कि वो खुद ही अपने सेल वॉल को परमिएबल बनाकर Na को अंदर ले लेते हैं।
इसी को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन मतलब यही है, मैंने आप लोगों को जो बताया कि जब आपकी सेल वॉल परमिएबल हो जाएगी, जिसके थ्रू जो सोडियम है बाहर वाला वो अंदर आ जाएगा आपके सेल्स के अंदर। सही है, सही है, सोडियम अंदर आ गया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी, कैल्शियम रिलीज होता है जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होती है। नॉर्मली क्या होता था, ये कौन रिलीज करवाता था, आपके न्यूरॉन्स करवाते थे, लेकिन कुछ सेल्स यहां पे है भैया जो खुद ही क्या करवा रहे हैं, अपना ऑटो एक्साइटेशन करवा रहे हैं। कौन कौन से सेल्स है? सबसे पहले नाम सुनो। सबसे पहले बच्चों यहां पे आपके एट्रियम, ये जो आपका दिख रहा है एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के जस्ट ऊपर यहां पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पे राइट एट्रियम के जस्ट ऊपर यहां पे बच्चों एक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑटो एक्साइटेबल हैं, जो खुद ही से क्या कर सकते हैं, एक्साइटेशन कर सकते हैं। यहां पे समझ लो, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या करते हैं बच्चों, खुद ही एक्साइटेशन करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, ये एक नोड है जिसे हम लोग कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, साइनो एट्रियल नोड, या फिर इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसए नोड भी कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ एसए नोड। क्लियर है? एसए नोड मतलब क्या, साइनो एट्रियल नोड। साइनो मतलब क्या, ऊपर, किसके ऊपर, एट्रियम के ऊपर। एट्रियम के ऊपर जो नोड प्रेजेंट है, इट इज अ साइनो एट्रियल नोड। क्लियर है? अब यही नोड सबसे ज्यादा क्या करता है, सिग्नल खुद से एक्साइट हो सकता है। ठीक है, ये अपने अंदर क्या करेगा, सोडियम भर लेगा फटाक से। ये सेल, अच्छा ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये सिर्फ एक सेल की बात नहीं हो रही है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है, मान लो ऐसे ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करेंगे बच्चों, ये ग्रुप ऑफ सेल्स खुद ही के अंदर फटाक से क्या भर लेंगे, कौन सा कलर यूज करे जो आपको दिखे, ये दिख रहा है, ये खुद ही के अंदर क्या डाल देंगे, Na+ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, खुद ही के अंदर क्या डाल देंगे, Na+ डाल देंगे, जिसकी वजह से एक्साइटेशन हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे सेल्स गैप जंक्शन से लिंक एक दूसरे से, मतलब अगर सोडियम इसके अंदर घुसी तो ये सोडियम बच्चों इसके अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। सही है, ये सोडियम जो है ये इसके अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, इसके अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, इसके अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, यहां से मतलब हर जगह ये क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो मतलब एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके वजह से आपका ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा एक रीजन सुनो, यहां से कॉन्ट्रैक्शन कभी नीचे नहीं आती, इस साइड नहीं आती, क्यों? क्योंकि यहां पे ना एक गैप प्रेजेंट होता है, यहां पे ऐसा एक गैप प्रेजेंट होता है, ऐसा एक गैप प्रेजेंट होता है, दिख रहा है, एक ऐसा गैप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये नोड यहां से नीचे नहीं आ पाती। समझ रहे हो? तो यहां का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यहीं पर रह जाता है, यहां का कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ यहीं पर रह जाता है। क्लियर है? दिस इज द एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। फिर कुछ ऑटो एक्साइटेबल सेल बच्चों यहां पे प्रेजेंट है। सिमिलरली कुछ ऑटो एक्साइटेबल सेल कहां प्रेजेंट है, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, थोड़ा नीचे प्रेजेंट होते, यहां साइड, यहां पे। समझ रहे हो? कुछ ऑटो एक्साइटेबल सेल, दिस आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जो कहां प्रेजेंट है, थोड़े से नीचे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है देखो, अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के नीचे बीच में प्रेजेंट है। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे कर देते यहां पे। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट है बच्चों, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, यहां लिखें एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। समझ रहे हो? जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्यार से एवी नोड भी कहते हैं। इसे हम लोग प्यार से क्या बुलाएंगे, एवी नोड। क्लियर है? तो एवी नोड कहां प्रेजेंट है, आपके यहां पे प्रेजेंट है। सही है, अब ये देखो एक्साइटेशन करते 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 यहां तक आ गया, फिर ये भी खुद से एक्साइटेशन कर सकता है, ये भी खुद से क्या कर सकता है बच्चों, एक्साइटेशन कर सकता है ना, इसके पास भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स है। फिर ये एक्साइटेशन करते करते नीचे भेजता है। यहां पे बच्चों कुछ बंडल्स ऑफ सेल्स है, यहां पे देयर आर सम बंडल्स ऑफ सेल्स, यहां पे और यहां से दो ब्रांचेस निकलती है, ऐसे दो ब्रांचेस निकलती है। ध्यान से सुनेंगे, इसे अच्छा नहीं बनाना, थोड़ा अच्छे से बनाते, ध्यान से सुनेंगे। यहां से ऐसे दो ब्रांचेस निकलती है, यहां से क्या निकलती है बच्चों, दो ब्रांचेस निकलती है। दीज आर नोन एज बंडल ब्रांचेस। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द बंडल ब्रांचेस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द बंडल ब्रांचेस। दो बंडल ब्रांचेस हैं, एक आपको राइट साइड दिख रहा है, एक आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। तो मैं दोनों को ही टैग करके एक साथ ही लिख देता हूं, दीज आर द बंडल ब्रांचेस। क्लियर है?
दीज आर द बंडल ब्रांचेस। अब क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, क्या होगा, एक बंडल ब्रांचेस यहां से निकल के इस साइड चली जाएगी, एक बंडल ब्रांचेस यहां से निकल के इस साइड चली जाएगी। सही है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज बंडल ऑफ हिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज द बंडल ऑफ हिस। समझ रहे हो, ठीक है, दीज आर द बंडल ऑफ हिस। ये सारे के सारे क्या है, दिस ऑल दोस आर ऑटो एक्साइटेबल सेल। ये सारे के सारे क्या है, ऑटो एक्साइटेबल सेल है। ठीक है, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ऑटो एक्साइटेबल सेल। ऑल समझ में आई बात, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑटो एक्साइटेबल सेल है, सबसे पहला क्या है अपना एट्रियो साइनोएट्रियल नोड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसए नोड। ठीक है, नेक्स्ट इज एसएवी नोड, जो कि कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी एवी नोड। क्लियर है। फिर इसमें से दो यहाँ पे ब्रांचेस निकलती है, एक ब्रांचेस राइट में, एक ब्रांचेस लेफ्ट में। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है, जो दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, बंडल ब्रांचेस। क्लियर है। फिर ये लेफ्ट वाली इधर चली जाती है, राइट वाली इधर चली जाती है। सही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस में से बच्चों कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं यहां से। अगर आप देखोगे यहाँ पे जगह तो नहीं है बच्चों अच्छे से बनाने के लिए, बट फिर भी इमेजिन करो कि यहां से ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है। समझ रहे हो, यहां से छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो। इस मोटे वाले में से, मतलब बंडल ऑफ हिस में से तो छोटे छोटे क्या निकल रहे हैं, से ब्रांचेस निकल रहे हैं, देख रहे हैं। दीज ब्रांचेस, दीज फाइबर्स आर नोन एज पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, पुरकिंजे फाइबर। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है, पुरकिंजे का स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन में आप लोग कुछ चीजें बतानी है मुझे, और ध्यान से सुनेंगे। दीज आर द ऑटो एक्साइटेबल सेल। ऑटो एक्साइटेबल सेल क्यों है भैया, क्योंकि ये खुद से एक्साइटेड हो सकते हैं, इनको एक्साइटेशन करने के लिए किसी भी न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन। सही है, अब ये खुद से कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा बच्चों, आपका एसए नोड करेगा। एसए नोड जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करेगा अपने सारे आसपास वालों को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और पूरा का पूरा एट्रियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो क्या करेगा, नीचे भी सिग्नल भेजना शुरू कर चाहेगा। ठीक है भैया, नीचे भी सिग्नल भेज देता और वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें ऐसा नहीं चाहिए। जिस टाइम पे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे हम नहीं चाहते कि हमारा वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो। हम नहीं चाहते कि हमारा वेंट्रिकल भी उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सही है, तो इसलिए ये जो आपका एवी नोड है, ये जो आपका एवी नोड है ना बच्चों, ये इसके सिग्नल को थोड़े टाइम के लिए रोक देता है। इसके सिग्नल को थोड़े टाइम के लिए क्या कर देता है, ये रोक देता है, जिसकी वजह से आपका एट्रियम जब अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, रिलैक्स हो जाए, उसके बाद आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। क्लियर है, ऑलमोस्ट 0.1 सेकंड के लिए रोक देता है। सही है, अब देखो कितने बार ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, ये जो एसए नोड है, हाँ एसए नोड है, ये कितने बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कितने बार कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। समझ रहे हो, मतलब एक मिनट में ये 70 से 75 टाइम, ठीक है, 70 to 75 टाइम्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देता है। और इसी की वजह से हमारा जो हार्ट भी है वो भी 70 to 75 टाइम्स ही क्या करता है, बंप करता है ना। मतलब हमारे हार्ट का पेस कौन डिसाइड करता है, मतलब हमारे हार्ट का जो हार्ट बीट है, हमारा पेस है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये एसए नोड डिसाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई एसए नोड आर आल्सो नोन एज पेस मेकर। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पेस मेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में पेस मेकर आप किसे बोल सकते हो, क्या एसए नोड को बोलोगे, एवी नोड को बोलोगे, पुरकिंजे फाइबर को बोलोगे, किसे बोलोगे, याद रखना है आपको एसए नोड को। ठीक है, क्योंकि एसए नोड ही कितने बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, 70 to 75 टाइम्स, और हमारा हार्ट भी कितने बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट भी कितने बार धड़कता है, ऑलमोस्ट 72 टाइम्स, 70 to 75 टाइम्स। सही है, तो इसका मतलब हमारे हार्ट का पेस कौन डिसाइड करता है, हमारे हार्ट का बंपिंग कौन डिसाइड करता है, ये एसए नोड डिसाइड करता है। समझ रहे हो, सो इट इज अ पेस मेकर। क्लियर है, क्लियर है। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी जितनी चीजें मैंने अभी आप लोग को पढ़ाने की कोशिश की है। अब यहीं से आपको दो कंसेप्ट निकल के आता है। देखो मैंने आप लोगों को सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ाया था, जैसे हम लोग सिस्टल पढ़ते हैं ना, ठीक है, सिस्टोल
अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सिस्टल बोलते हैं उसको, ठीक है, सिस्टल और डायस्टोल। सिस्टल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, सही है। डायस्टोल मतलब क्या? रिलैक्सेशन। जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा है, कोई भी चीज रिलैक्स हो रही है, इट इज अ डायस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिस्टोल, सही है। तो इसके हिसाब से आपके कार्डियक साइकिल में अगर मैं बात करूं, आपके कार्डियक साइकिल में 4 स्टेप हो गए। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला है आपका जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सबसे पहला आपका डीपोलराइजेशन होगा, किसका? एट्रियम का। सो कैन आई राइट एट्रियम डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। कैन आई राइट दिस? यस आई कैन राइट दिस। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है सब, सही है। दूसरा क्या होता है? ये डीपोलराइज हुआ तो अभी इसका रीपोलराइजेशन होगा, यानी एट्रियम रीपोलराइज। रीपोलराइज मतलब क्या? आर से रीपोलराइजेशन, आर से रिलैक्सेशन। सो नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम। रिलेशन लिख दिया यार मैंने, रिलैक्सेशन, समझ रहे हो? लिख लेना, अगर स्पेलिंग गलत हुई होगी चेंज कर लेना। क्लियर है? क्लियर है। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा बच्चों आपका वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन मतलब डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, सही है। और लास्ट स्टेप यानी चौथा स्टेप क्या है? दैट इज आपके वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन, सही है, सही है, यानी आपका रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। क्लियर है? सो दिस इज द 4th स्टेप ऑफ योर कार्डियक साइकिल। जब इतनी चीजें होती हैं तब आप हम कह सकते हैं कि दैट इज आपका कार्डियक साइकिल क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। समझा? समझा? इतनी चीजें समझी? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है, जिससे हम अपने हार्ट का ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखो, मान लो दिस इज अ वेसल। 3 प्रकार की वेसल होती है। एक होती है आपकी आर्टरीज, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है आप लोग को, ठीक है। एक होते हैं वेन्स और एक होती है कैपिलरी। पढ़ाया है? पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ा है, मुझे याद है, पढ़ा है। तो वेन्स, आर्टरीज मतलब क्या? आर्टरीज वो होती हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनना। आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से अवे जाती हैं। हार्ट से जो भी दूर जा रहा है वो आर्टरीज है, जो भी हार्ट के पास आ रहा है वो वेन है। तो याद करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था। ए से याद करो, ए से याद करो अवे, समझ रहे हो? अवे मतलब क्या? दूर जाना। तो जो भी हार्ट से दूर जा रहा है वो क्या है? आर्टरी है। जो भी वापस आ रहा है, वी से वापस होता है, वापस पढ़ा है ना, हिंदी में एक शब्द है वापस, वापस आ जा मेरे पास, ठीक है। तो वी से वापस, वी से वेन, सही बात है। तो जो हार्ट की तरफ वापस आ रहा है इट इज अ वेन, जो दूर जा रहा है वो आर्टरी। अब जो हार्ट से दूर जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, याद, अगर तो वो सेल्स के पास जा रहा है, और अगर वो लंग्स के पास जा रहा है तो वो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ उल्टा बोल दिया। अगर वो सेल्स के पास जा रहा है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा, अगर वो लंग्स के पास जा रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा, सही है। अब ये बात हो रही है, मान लो ये कोई भी एक ब्लड वेसल है, कोई भी एक ब्लड वेसल है। तो जब बच्चों ब्लड इसके अंदर से फ्लो होती है, जब ब्लड इसके अंदर से फ्लो होती है तो इस ब्लड, ये जो ब्लड है ये इस वॉल पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती होगी। ये जो ब्लड है ये इसकी वॉल पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती होगी ना, जब चढ़ ली आगे से, जब ये ब्लड आगे से दौड़ रही है तो अपने वॉल्स पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा ली, जिसके वजह से आगे बढ़ रही है, उतने प्रेशर में आगे बढ़ रही है, सही है। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है, ये जो ब्लड है, जितना भी प्रेशर लगा रहा है इस वॉल के ऊपर, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लड प्रेशर। और इसी ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए देयर इज अ डिवाइस विच इज नोन एज स्पिग्मोमैनोमीटर। अच्छा बच्चे इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है बच्चों? स्पिग्मो, ठीक है, ये है, दिस इज द स्पिग्मो, ठीक है, स्पिग्मो मैनोमीटर, समझा? स्पिग्मो मैनोमीटर, सही है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको थोड़ी बीमारी हुई होगी, चाहता तो नहीं मैं हूं, ठीक है, कि किसी को बीमारी हो, नहीं चाहता मैं कभी भी, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सही है। बट अगर आप लोग कभी भी हॉस्पिटल गए हो या फिर कभी किसी मूवी में देखा होगा तो यहाँ पे पट्टा बांधते हैं, देखा, यहाँ से पट्टा बांधते हैं और फिर ऐसे उनके पास एक बल्ब टाइप रहता है, उस बल्ब को ऐसे दबाते हैं तो ऐसे हवा भरती है यहाँ पे,
और थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं, हवा को रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको उनका ब्लड प्रेशर मिल जाता है। दिस मशीन इज नोन एज स्पिग्मोमैनोमीटर। अब होता क्या, देखो ऐसा देखा रहेगा आप लोगों ने, ऐसी एक बड़ी सी मशीन रहती है जिसमें यहाँ पे ऐसे रीडिंग जाता है, सही है, और इसके अंदर एक रेड कलर का मार्कर होता है जो ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ता है ऐसे और बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, सही है। फिर यहाँ पे ऐसे मशीन होती है जिसके अंदर सब रखा रहता है, सही है, और यहाँ से एक ऐसा बल्ब अटैच होता है, इस बल्ब को दबाते हैं, सही है। तो मान लो यहाँ पे आपका हैंड है, यहाँ पे मान लो आपका हाथ है, दिस इज द हैंड, ठीक है, ये आपका हाथ है। तो यहीं पे बांधा जाता है हमेशा। कहाँ बांधते हैं बच्चों ये लोग, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के अपर आर्म पे बांधते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो हार्ट है वो भी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। तो ज्यादा प्रेशर कहाँ पे मिलेगा, देखो कोई भी चीज जब दूर दूर जाती है तो उसका प्रेशर कम होने लगता है। कोई भी चीज जब जितना दूर जाएगी उतना प्रेशर कम होगा, और जितने पास में रहेगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब हार्ट का प्रेशर अगर मुझे ना अपना है तो मैं यहीं पे बांधूंगा ना भैया, यहाँ बांधूंगा तो हार्ट के एकदम बाजू बाजू में हम लोग पैरेलली में है ना, तो यहाँ पे मैं उसका ब्लड प्रेशर अच्छे तरीके से नाप सकता हूँ। तो हमारे लेफ्ट हैंड में बांधा जाता है, ये यहाँ पे ऐसे बांधा जाएगा, यहाँ पे ऐसे बांध दिया जाएगा, ठीक है। और डॉक्टर क्या करेंगे, इसको लेंगे ऐसे दबाते रहेंगे, जिसकी वजह से ये ऐसे फूलता जाता है, सही है। फूलने से होता क्या है, देखो जैसे जैसे ये फूल रहा है तो ये क्या करेगा, जितनी भी ब्लड वेसल्स है ना उनका ब्लड फ्लो रोक देगा, रोक देगा, मतलब उनका ब्लड फ्लो रुक गया, अब वो ब्लड फ्लो नहीं कर पा रही है, सही है। फिर डॉक्टर क्या करेंगे, इसको धीरे से रिलीज करेंगे। जैसे उसमें से सारी हवा निकलती है वो एकदम से फ्लैटेंड हो जाता है और आपका ब्लड एकदम तेजी से नीचे जाता है। तो जब सबसे तेजी से नीचे जाता है ना, उस ब्लड प्रेशर को काउंट किया जाता है। नॉर्मली जो सबसे तेजी से जा रहा है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। जब वो नॉर्मल हो जाता है, एकदम नॉर्मल कंडीशन में हो गया, ठीक है, अब आपका ब्लड फ्लो एकदम नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल प्रेशर से जा रहा है, तो उस टाइम पे कितना प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर ऑब्वियसली इससे कम होगा। वो होता है बच्चों ऑलमोस्ट 90 या फिर 80 होता है, ठीक है, सही है ना। 120 80 यही होता है ब्लड प्रेशर, कि थोड़ा कम ज्यादा होता है, बताओ जरा, देखा ही होगा ना आप लोग ने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इतना ही होता है। 120 मतलब क्या, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर। जब मैंने ब्लड को एकदम रोक दिया था और जब मैंने रिलीज किया तो फटाक से ब्लड कितने प्रेशर से गया, 120 से। और जब नॉर्मल कंडीशन में ब्लड फ्लो हो रहा था तब कितने प्रेशर से गया, 80 से, ठीक है। प्रेशर की यूनिट क्या है, mmHg। ये मैंने पढ़ाया हुआ आप लोग को रेस्पिरेशन में भी। जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीजन 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg, याद है। तो वो प्रेशर की यूनिट थी, यहाँ पे प्रेशर की यूनिट है, समझ में आई बात, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है ब्लड प्रेशर, इतना होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो आपको एक बीमारी हो जाएगी बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन नामक एक बीमारी हो जाएगी आपको अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो आपको बीमारी हो जाएगी, दैट इज हाइपरटेंशन। क्लियर है, और ज्यादा कुछ नहीं है। फिर एक है CAD बच्चों, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। एक्चुअल में होता क्या पता है, ये लो हमारी ब्लड वेसल, मान लो दिस इज अवर ब्लड वेसल, ठीक है, ऐसे हमारी ब्लड वेसल है, सही है। अब होता क्या है, इसके इनर वॉल पे ना बच्चों, अगर आप बहुत ही ज्यादा ऑयल खा रहे हो या मतलब ऐसी चीज खा रहे हो जिसमें फैट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो वो क्या करेंगी, ये इन ऑयल के यहाँ जो आपका ब्लड है ना ब्लड वेसल पे, इस पे जाके चिपकने लगेंगी, समझ रहे हो। इससे आपका क्या होगा, आपके ब्लड वेसल्स में एरिया कम हो जाएगा ब्लड फ्लो होने के लिए। भैया अंदर कुछ चीजें चिपक गई है ना, जिसकी वजह से एरिया क्या हो गया, कम हो गया है। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ना। एरिया इज ऑलवेजली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, सही है। हम लोग स्कूल बैग लेके जाते हैं तो स्कूल बैग में जो पट्टा होता है, ये इतना मोटा क्यों होता है, इतना बड़ा पट्टा होता है यहाँ पे जो हम लोग लगाते हैं। अगर उसे मैं पतली सी रस्सी बना दूं तो कट सकता है ना, लग सकता है ना, क्यों, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होता है, समझ रहे हो। तो यही वाला फॉर्मूला लगता है वहां पे भी, और यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लग रहा है, समझ रहे हो, जिसके वजह से आपको एक बीमारी हो जाती है CAD। फिर एक दिया हुआ बच्चों एजीना पैक्टोरिस इज नथिंग बट, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो हार्ट अटैक। सुना है ना, किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक का बायोलॉजिकल नाम क्या है, एजीना पैक्टोरिस मतलब क्या, हार्ट अटैक। यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स में इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भर गया है कि आपकी जो ब्लड वेसल है क्या हो गई है, वो ऑलमोस्ट पैक हो गई है, ऑलमोस्ट बंद हो गई है।
समझ रहे हो, आपकी ब्लड वेसल क्या हो गई है, ऑलमोस्ट बंद हो गई है। अब ये ब्लड वेसल जितनी बंद होगी, जितना एरिया कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, जितना एरिया कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। और ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है ना कभी कभी बच्चों कि ये ब्लड वेसल ही फट जाती है। और ये ब्लड वेसल फटने की वजह से, अब ये ब्लड वेसल देखा होगा आप लोग ने, कभी कभी ये ब्लड वेसल ब्रेन में फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हो जाता है लोगों को। ब्रेन हैमरेज क्या है, आपकी नस फट गई है ब्रेन में, सही है। ये ब्लड वेसल कभी आपके हार्ट के पास फट जाएगा, दैट इज हार्ट अटैक। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते, आगे बच्चों एक लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ईसीजी से प्यार से हम लोग कहते हैं, आ जाओ पढ़ लेते हैं, खत्म ही करते हैं इसको। ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम लोग को पढ़ना है। क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देखो ग्राफ जो वर्ड है, ग्राफ जहां पे भी ग्राफ वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये ग्राफ नहीं है, इसका मतलब ये मशीन है, मशीन। समझ रहे हो, ये क्या है, मशीन। जो मशीन आपका ईसीजी निकालेगी उस मशीन को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहेंगे। और जिस मशीन, जब मशीन पे जो ग्राफ बन के आता है ना, ग्राफ ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे से बन के आता है, टीवी में देखा होगा ना कभी किसी सीरियल में, ऐसे ऐसे टिटिट टिटिट टिटिट, जब इंसान मर जाता है टी ऐसे हो जाता है, देखा होगा ना सीरियल या मूवीज में। तो ये जो ग्राफ है, जब ये मशीन पे, मान लो ये मशीन है जिसमें आपका ग्राफ बन रहा है, तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ रहे हो, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करो। बहुत सारे बच्चों को इस, ये जो ग्राफ है ना, इसका नाम क्या याद आता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है, नहीं, गलत है। जिस मशीन में ये ग्राफ आ रहा है उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ बोलेंगे, और इस ग्राफ का एक्चुअल नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। अब ये ग्राफ बनता कैसे है, ये क्या है, क्यों बन रहा है, ये हम लोग को थोड़ा सा समझना है। देखो ध्यान से, मैंने आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाया, मैंने आपको बच्चों कार्डियक साइकिल पढ़ाया। अब इस कार्डियक साइकिल में 4 स्टेप थे, याद करो। सबसे पहला स्टेप क्या था, एट्रियम का डीपोलराइजेशन, मैं डीईपी लिखता हूं, समझ जाओगे। दूसरा स्टेप क्या था, एट्रियम का रीपोलराइजेशन, में आरईपी लिखता हूं, समझ जाओगे, चलेगा, पूरा आपने से भर लेना। डीईपी मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन, आरईपी मतलब क्या, रिलैक्सेशन। सिमिलरली थर्ड, एट्रियम, सॉरी एट्रियम नहीं, एट्रियम हो गया, वेंट्रिकुलर, फिर वेंट्रिकुलर टीईपी मतलब डीपोलराइजेशन, सही है। और चौथा क्या है, वेंट्रिकुलर आरईपी मतलब रीपोलराइजेशन। ये 4 स्टेप है आपके कार्डियक साइकिल के। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करता क्या, देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो मशीन है, एक्चुअल में बच्चों वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नोटिस करता है। हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे हैं उसे नोटिस करता है। आप लोग बोलोगे भैया सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ आ रहे हैं, एक्चुअली बच्चों ये जो चीजें हो रही है ना, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ आयन। अगर आयन मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आयन मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। अब याद करो डीपोलराइजेशन में क्या होता था, सोडियम अंदर आता था, याद करो अभी पढ़ाया है, सोडियम अंदर आता था, तो मूवमेंट ऑफ आयन। रीपोलराइजेशन में क्या होता था, पोटेशियम बाहर जाता था, याद करो मूवमेंट ऑफ आयन, सही है। तो यहां पे डीपोलराइजेशन में वापस में सोडियम अंदर आता था, रीपोलराइजेशन में वापस में पोटेशियम बाहर जाता था। तो मतलब आयंस का मूवमेंट हो रहा है ना, आयंस का मूवमेंट हो रहा है। और अगर आयंस मूव कर रहे हैं मतलब वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। हमारे बॉडी पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है बट वो बहुत ही माइन्यूट होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी को टच करोगे तो आपको झटका लग जाएगा, ऐसा नहीं है, बट बहुत ही माइन्यूट होता है, बट वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है और उसे आप फील कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे टच करोगे ऐसे तो आपको फील होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे टच करो, फील होता है। आपके फुट में, लेफ्ट वाले फुट में, यहाँ पे लेफ्ट वाले एंकल में टच करोगे तो आपको वहां पे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फील होगा, समझ रहे हो। तो कैसे नापा जाता है, देखो कोई पर्सन है, मान लो उसको लिटा दिया जाए, सपोज देयर इज अ पर्सन, बेचारा इसे कुछ तो बीमारी हो गई है, क्या ही करे बच्चों, बीमारी आजकल किसी को भी हो जाती है, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है, अब इसको क्या किया जाए, इसको ऐसे लिटाया गया है और इसके ऊपर ईसीजी लगाने वाले,
ठीक है, मान लो कि इसके ऊपर क्या लगाना है, हमें ईसीजी लगाना है। तो सबसे पहली बात, कहां कहां लगाए जाएंगे ईसीजी? सबसे मान लो ये इसका हाथ है, ठीक है, तो दो मशीन कहां लगाते हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। तो मतलब एक यहां लगाया जाएगा, एक यहां लगाया जाएगा, फिर एक लगाया जाता है बच्चा उसके लेफ्ट फुट पे, लेफ्ट एंकल पे, जो लेफ्ट एंकल होता है ना नीचे, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता कैमरे में, बहुत नीचे हो गया, बट यहाँ पे लेफ्ट एंकल पे लगाया जाता है यहाँ पे। और इसके हार्ट के पास 6 लगाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इसके हार्ट के पास लगाए जाते हैं। और इन सबको बच्चों जोड़ दिया जाता है एक मशीन से, इन सबके सिग्नल को जोड़ दिया जाता है कहां से, एक मशीन से। मान लो यहाँ पे एक मशीन है कंप्यूटर जैसी, ठीक है, कंप्यूटर जैसी यहाँ पे मशीन है, इस मशीन से इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। दिस मशीन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये मशीन कनेक्टेड रहती है ग्राफ से, एक स्क्रीन से, जिसमें आपको ऐसे ऐसे ग्राफ दिखते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ दिखते हैं, समझ रहे हो, जिससे आपको पता चलता है कि ये पर्सन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं आ रहे, मतलब ये बंदा क्या हो चुका है, मर चुका है, समझ रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। अब ये कैसे डिसाइड होता है, देखो ये सिग्नल्स कैसे डिसाइड होते हैं, ध्यान से सुनो। मान लो मैंने यहाँ पे वो डिस्प्ले बनाया जिस डिस्प्ले में हम लोग को चीजें देखनी है, ठीक है। अब मान लो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होता है बच्चों आपका एट्रियम का डीपोलराइजेशन, ठीक है। सो मान लो ये आपकी सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्सिस से ऊपर कोई भी ग्राफ बनेगा या कोई भी नीचे ग्राफ बनेगा, तो हमको वहां से पता चलेगा कि अच्छा कोई भी ग्राफ ऊपर या नीचे बन रहा है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो रहे हैं। 4 पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, अभी मैंने आप लोगों को बताया। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, आपके एट्रियम का रिलैक्सेशन यानी डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, सही है। सिमिलरली आपके वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, सही है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बच्चों आपका जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और यहां पे ऐसा देखो ध्यान से, यहां से थोड़ा छोड़ो, नहीं यहीं से ऐसे हल्का सा एक डोम शेप बनता है, हल्का सा एक डोम शेप बनता है। दिस इज नथिंग बट योर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्लियर है। फिर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन थोड़े टाइम तक चलता है, ठीक है। अब इसके बाद कैसा ग्राफ बनता है, इसके बाद थोड़ा सा अजीब सा ग्राफ बनता है। देखो पहले ग्राफ थोड़ा नीचे जाएगा, फिर एकदम से ऊपर जाएगा, और फिर हल्का सा ऐसे नीचे आएगा, समझ रहे हो, ऐसे, फिर ऐसे नीचे सीधा हो जाएगा, समझ रहे हो। अब अकॉर्डिंग टू यू ये कौन सा ग्राफ होना चाहिए, ये ग्राफ होना चाहिए था आपके एट्रियम की रिलैक्सेशन का, बट नहीं बच्चों, ये ग्राफ है आपके वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का, समझ रहे हो। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का। तो बच्चों सवाल ये उठता है कि एट्रियम के रिलैक्सेशन का ग्राफ कहां गया। तो होता क्या है एक्चुअल में, देखो आपका एट्रियम जब रिलैक्स करता है और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों चीजें सेम टाइम पे होती है, ये दोनों चीजें कहां पे होती हैं, सेम टाइम पे होती है। बट किसका सिग्नल ज्यादा है, तुम ही सोचो किसका सिग्नल ज्यादा है, किसका सिग्नल ज्यादा होगा, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का ना, क्योंकि वेंट्रिकल में ज्यादा मसल्स है। तो वेंट्रिकल जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर ज्यादा सिग्नल्स होंगे, तो इसका सिग्नल इसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आपको इसका सिग्नल देखने के लिए नहीं मिलता, और आपको क्या दिखता है, सीधा सीधा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, सही है। अच्छा ये जो पहला डोम बना है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं पी, क्या कहते हैं इसे हम लोग, पी, ऐसे चलेंगे हम लोग, पी क्यू आर एस टी ऐसे चलेंगे हम लोग, सही है। तो पी बन गया। दूसरा यहां पे देखो, दिस इज क्यू, दिस इज टी, नहीं क्यू के बाद क्या आता है, क्यू आर एस, एबीसीडी भूल गया देखो मैं, क्यू आर एस, सही है। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, पी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन पी रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपका क्या है, क्यू आर एस, अच्छा ये पी क्या है, पी आपका क्या है, पी नोड या फिर पी का पीक, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, आपके वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, सही है। अब इसके बाद क्या बनेगा, यहां पे एक ऐसा डोम शेप बनता है, ऐसे इससे बनाना चाहिए, एक ऐसा यहां पे डोम शेप बनता है, जो आपका क्या दिखाता है, दैट इज आपके वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन दिखाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। कितना टाइम चलता है ये, 0 से लेके 0.8 सेकंड तक, समझ रहे हो। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ योर, अच्छा इसको किससे दिखाते हैं, इसको टी से दिखाते हैं, क्लियर है। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, तो इसका हम लोग को नहीं देखने के लिए मिलता, क्लियर है। सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद एक लिम्फ वाला स्ट्रक्चर है, लिम्फ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप लोग स्किप कर सकते हो। लिम्फ क्या होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, हमारे ब्लड के अंदर ही पाया जाता है, और उसका लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है।
तो मेरी तरफ से ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को ये लेसन पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, तो जरूर से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक नया लेसन की शुरुआत करने वाले हैं। क्लियर है, समझ में आई बात? सो आई होप आप लोगों को इस लेसन में मजा आया होगा, कुछ भी नया सीखने के लिए मिला है तो लाइक जरूर से करके जाना, ठीक है। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और इंस्टाग्राम पे जरूर से आ जाना। क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लोगे, चलेगा। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।